आज हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, एक नामवर शख्सियत है। अगर बात की जाए कि समाजी शोबे से भी उनका ताल्लुक़ है, सहाफ़ती शोबे से भी उनका ताल्लुक़ है, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, उनके लिखे हुए कॉलम्स को पढ़ना पसंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब हारून रशीद साहब, उनको वेलकम करते हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग सर, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल सर, साल के आखिरी दिन हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। और हम 2022 को अलविदा कह रहे हैं और 2023 को हम गुड मॉर्निंग भी कहेंगे जब हम अगला शो करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमने जिस तरह आपने देखा कि हमारी वो शख्सियात सियासी हों या जिनका सहाफ़त से ताल्लुक़ हो, कौन कौन हमें सन 2022 में छोड़ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम अरशद शरीफ साहब का जिक्र करें। आप क्या कहेंगे, सन 2022 में अरशद शरीफ साहब जो हैं हमारा साथ छोड़ गए, कितना बड़ा लॉस है ये सहाफ़ती दुनिया के लिए, सहाफ़ियों के लिए, और उनकी जो डेथ हुई उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उनको निशाना बनाया गया? अरशद शरीफ हमारे दोस्त से पुराने एक बहुत यूनिक आदमी थे। सब कॉन्टिनेंट के माशरे में इन्फीरियरिटी बहुत है, एहसास कमतरी बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है, और आम तौर पे पित्तामारी के साथ लोग काम नहीं करते। और इसमें बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो आज़ाद लोग हैं, अपने जहन से सोचते हैं और अपनी आँख से ज़िंदगी को देखने की कोशिश करते हैं। वो बड़ी मुनफरद खुसूसियात के हामिल थे। मसलन घंटों अगर वो बैठे रहें किसी महफिल में तो बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते थे या ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल करते थे। वो अपना मौक़िफ़ तय करने में बड़ी ताख़ीर करते थे, कभी उजलत से काम नहीं लेते थे जो इस माशरे की आम रवश के बरक्स है। लेकिन जब वो किसी चीज़ का फ़ैसला कर लेते थे और कोई मौक़िफ़ तय कर लेते थे, इतनी सख्ती से उस पर जम जाते थे कि हमारी सहाफ़त में उसकी बहुत कम मिसालें हैं। यानी हमारी माजी बईद में तो हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, ज़फ़र अली ख़ान हैं, और लोग भी हैं। सलाहुद्दीन उसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, तकबीर के एडिटर। हमीद निज़ामी उसकी एक मिसाल है। लेकिन अरशद एक यानी उस तबके से तो ताल्लुक़ नहीं रखते थे, अहले इल्म के तबके में उनका शुमार नहीं था, लेकिन तहकीकाती सहाफ़त में किसी शख्स को कभी ऐसी रियाजत करते हुए नहीं देखा गया। मिसाल के तौर पे जब वो मामला हुआ ये लंदन की जायदादों का, तो उस पर उन्होंने इतनी तहकीक की कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई तालिब इल्म चाहे तो उस पर PhD का एक मकाला लिख सकता है। उनके बारे में कहा जाता था कि वो मुस्तकिल खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो जो गालिब ने कहा था कि फिर देखिए अंदाज़े गुलफशानी अफ़कार। बहादुर आदमी वो बहुत थे। आम तौर पे बहादरी का मुजाहरा करने वाले ज़ोर ख़िताबत ही दिखाते हैं, लेकिन वो अपने किरदार में, अपने बातन में एक बहादुर आदमी थे और उन्होंने बहुत ख़तरात मोल लिए। ये तासुर सही नहीं है कि वो एक जज्बाती और झगड़ालू आदमी थे। वो एक बड़े साबर आदमी थे। आखिरी दिनों में उन्हें गुस्से में देखा गया इसलिए कि वो बहुत उन्हें तंग किया जाने लगा था और बहुत पै बपै उन पर मुकदमात कायम होने लगे। उन्होंने इसकी वजाहत करने की जैसे एक बावकार आदमी कोशिश की कि वो अपना मौक़िफ़ मुतल्लिक़ा लोगों को समझा दें, लेकिन लोग ज़ाहिर है ऐसे आदमी को माफ़ नहीं किया जाता। एक स्टेटस को है जो सदियों से चला आता है। जब मुग़ल बादशाह श्रीनगर का रुख करता था तो दिल्ली की आबादी आधी रह जाती थी। ये उमरा का माशरा है। इसमें एक मिडिल क्लास अगरचे अब एक कुछ फ़रोग़ तो उसने पाया, लेकिन अब भी ये पैटर्नेज का माशरा है, ये अमीर और मालदार तबके का माशरा है। इसमें आज़ाद आदमी को बहुत कम गवारा किया जाता है, चुनांचे उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। ये तो खैर तहकीकात ही से मालूम हो सकता है कि ज़िम्मेदार कौन है उस हादसे का, लेकिन 2-3 बातें वाज़ेह हैं। एक ये बात वाज़ेह है कि टारगेट किलिंग का वो निशाना बने, एक मंसूबे का निशाना बने। ये भी वाज़ेह है कि वहाँ की मकामी पुलिस उसमें शरीक थी, उसमें कहानियाँ गढ़ी गई, लेकिन वो सब कहानियाँ जो हैं वो ज़ाहिर है झूठ ज़्यादा देर तक तो कायम नहीं रहता। मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को तादेर याद रखा जाएगा पाकिस्तानी सहाफ़त में, उसमें अरशद शरीफ शामिल हैं। ये कहा जाता है कि उलमा के वारिस हों या न हों, और सूफिया के वारिस हों या न हों, शहीदों के लाज़मन वारिस होते हैं।
और जब कुरान मजीद ये कहता है कि जो अल्लाह की राह में मारे गए, यानी सच्चाई की बात करते हुए मारे गए, उनका शुमार शहदा में ही होना चाहिए, तो उन्हें मुर्दा न कहो। हम देखते हैं उसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल ये है कि वो अपनी वफात के, अपनी शहादत के बाद अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़िंदा हैं। उनके नाम पे अदारे बनेंगे, वो एक किरदार की मिसाल बनेंगे, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेंगे। अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार से एक बार मैंने पूछा, बहुत पहले 40 बरस पहले, कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया उस वक्त जब यानी रूसियों का इतना गलबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का गलबा था, बादशाहत थी, तो उन्होंने कहा एक मज़ार ने, जमालुद्दीन अफ़गानी का मज़ार था वहाँ पे काबुल यूनिवर्सिटी में। जब हम उसके पास से गुज़रते थे तो हमें अपना ताबिंदा माजी याद आता था। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं। नवाब नसरुल्लाह खां कहा करते थे कि यजीद नहीं, मुसलमान हुसैन से इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। और इसी तरह ये कहा जाता है कि टीपू मर गया लेकिन अपनी मौत के बाद वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़िंदा रहा। 19 मकामी ज़बानों में उस पर गीत लिखे गए। बाइबल कहती है ये वो लोग हैं जो ज़मीन का नमक हैं, यही वो लोग हैं जिनसे ज़िंदगी रवां दवां रहती है और ज़िंदगी हरकत पाती है और नशो नुमा पाती। हारून साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन क्या उनके कातलों को सज़ा मिल पाएगी? इसका आउटकम क्या निकलेगा? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है। लियाकत अली खान का कातिल नहीं पकड़, वो तो वहीं मार दिया गया और उसकी बेवा को 50 साल तक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, 50 साल नहीं, इससे भी ज़्यादा तक वजीफा देती रही। ज़िया-उल-हक का नहीं पता चला, बेनज़ीर का नहीं पता चला। बेनज़ीर का तो साफ नज़र आता है कि छुपाया गया, ज़िया-उल-हक का भी साफ नज़र आता है कि छुपाया गया, और भी बहुत से लोग। इसका इन्हिसार इस पर है कि क्या हम माशरे में अदल कायम करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि हमारी ऐसी कोई इज्तिमाई आरज़ू तो नहीं है। लोग रोते हैं जब सियासत में बहस बहुत पेचीदा हो जाती है, तो कहते हैं कौन आएगा, कौन हमें बचाएगा। इस सादा से उसूल को लोग भूल जाते हैं कि जिंदा कौमों ही को जिंदा क़यादत नसीब होती है। इसका इन्हिसार सिर्फ अदालती निज़ाम पे नहीं है, तफ्तीशी निज़ाम पे है। क्या अदल करना जो है वो जो अपनी प्रायोरिटी है माशरे की? अगर प्रायोरिटी हो तो पुलिस की इस्लाह होनी चाहिए। दुर्रानी साहब को यहाँ से जाना नहीं चाहिए था पंजाब पुलिस से, जिन्होंने सरहद पुलिस में मिसाली किरदार अदा किया था। और क्या हमारी अदलिया के अंदर कोई इस्लाह की तहरीक उठ सकती है? वकला की तहरीक तो उठी, लेकिन आखिर में उसने एक अजीब रुख इख्तियार कर लिया। क्या इंसाफ कायम करना माशरे की तरजीह है? मेरा ख्याल है नहीं है। जब ये तरजीह हो जाएगी तो इंसाफ का निज़ाम किसी एक शख्स, एक अदारे के बल पे काम नहीं करता। सिर्फ अदलिया काफ़ी नहीं होती उसके लिए। सिविल अदारे जब मजबूत होते हैं किसी माशरे के, टैक्स कलेक्टर्स, अदलिया, पुलिस, सिविल सर्विस, अबाबाल, जब जमहूरी सियासी जमातें वजूद में आती हैं और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बनता है, ट्रू, तो तब लोगों को इंसाफ मिलता है। ट्रू 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 सर। हारून साहब, हम इस गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अभी एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम साल 2022 में होने वाली तब्दीलियों पर बात करेंगे। सियासी और मुआशी मंजरनामा पाकिस्तान का किस तेज़ी से तब्दील हुआ और पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, और सन 2023 में हमारी अब क्या उम्मीदें हैं कि ये जो नुकसान हुआ, ये डैमेज हुआ, क्या आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। महंगाई की सूरत में आवाम जिस चक्की में पिस रहे हैं, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब हम बात करेंगे महंगाई की। 2022 के शुरू में महंगाई की क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है, आइए कुछ अदाद व शुमार देखते हैं। 2022 में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 27.3% के साथ मुल्क में महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर देखने को मिली। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती वादे वफा न हो सके।
अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी 2022 में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1600 रुपए का था, जो 1200 रुपए में इजाफे के साथ दिसंबर 2022 में 2550 रुपए में फरोख्त हो रहा है। एक साल के दौरान 20 किलो आटे का थैला 1040 रुपए महंगा होकर 2400 रुपए, 2.5 किलो घी कॉटन तकरीबन 650 रुपए इजाफे के साथ 1415, जबकि अंडे 100% महंगे होकर 300 रुपए फी दर्जन हो गए। दाल मसूर 180 रुपए से 320 रुपए किलो, दाल माश 300 से बढ़कर 420 रुपए और दाल चना 190 रुपए फी किलो महंगी होकर 280 रुपए तक जा पहुंची। एक साल के दौरान जिंदा मुर्गी 125 रुपए इजाफे के साथ 300 रुपए फी किलो, जबकि मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मटन भी 400 रुपए महंगा होकर 1800 रुपए किलो तक जा पहुंचा। दूसरी जानिब फरवरी 2022 में महंगाई की शरह 12.2%, जून में 21.3% और जुलाई में 24.9% और अगस्त के दौरान महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह 27.3% तक जा पहुंची। हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि इस कदर महंगाई की वजह क्या है? देखिए, बहुत से अवामिल हैं। एक तो ये मेरा ख्याल है कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में ऐसी कसाद बाजारी कभी देखने में नहीं आई। कोरोना से उसकी इब्तदा हुई, बहरी जहाज़ों के किराए बढ़ गए जी। ये मेरा ख्याल है तो कोई एक सदी के बाद ईडेबल ऑयल की कीमतें इतनी बढ़ गई, उसकी यानी पैदावार कम हुई, या इंडोनेशिया में कहा जाता है कि उसकी खपत बढ़ गई जी। फिर ये यूक्रेन की जंग ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया। और मेरा ख्याल है कि यूक्रेन की जंग एक ऐसी चीज़ है जिसको अब भी हमारा मीडिया नहीं समझ रहा, उसके फैलने का ख़तरा है। और उसके नतीजे में यूरोप में बड़ी कसाद बाजारी पैदा हुई है, जॉब्स कम हो गई हैं। मकामी तौर पे उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि डॉलर की प्राइस बढ़ गई, बहुत रुपए की कदर कम हो गई, इसलिए कि हमारी मईशत की बुनियाद कमज़ोर है। एक बड़ा पेचीदा मौजू है कि हमारी मईशत की बुनियाद कमज़ोर क्यों है। मुझे 1981 के अदाद-ओ-शुमार बहुत अच्छी तरह याद हैं। पाकिस्तान में फ़ीकस आमदन $380 थी फ़ीकस, इंडिया में $280 थी और चीन में $180 थी। यानी हम चीन से हमारी फ़ीकस आमदन 2 गुना से ज़्यादा थी। जी, सही। इसके बाद हम 90 का अशरे को देखते हैं, जिसको हम एक लास्ट डिकेड कहते हैं, जिसमें मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट्स आई और रियासत की रिट कमज़ोर होने लगी। फिर ये है कि हमारे यहाँ जो मईशत की को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करने की कभी प्लानिंग नहीं की गई। 1801 में जो आखिरी दफ़ा जो सर्वे हुआ था और जिसके अदाद-ओ-शुमार है, बल्कि मेरा ख्याल 1801 के बाद भी 30-40 साल तक बर्रे सगीर की मईशत दुनिया का 25 से 26% थी, सारी दुनिया का। जी। लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, हम उसके साथ कभी हम मांग हो ही नहीं सके। बिल्कुल। अयूब खान के दौर के सिवा कभी सनती तरक्की प्लान नहीं की गई, इन लोगों ने अपने तौर पर की। अगरचे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है, ये गोल्डन ट्रायंगल है, वजीराबाद, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, और उधर कराची है, फैसलाबाद में कुछ इंडस्ट्री है, लाहौर में भी है। लेकिन मईशत की बुनियादें बदलती रहती हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद असल चीज़ इंडस्ट्री है, ज़राअत नहीं है। ज़राअत का हिस्सा हमारे यहाँ 20 से 22% है, कुछ सर्विसेज का हिस्सा है, लेकिन असल चीज़ तो प्रोडक्शन है इंडस्ट्री की। जी। अब इंडस्ट्री क्या है? IT और इलेक्ट्रॉनिक्स। जी। मुझे याद है कि मैंने बहुत इसरार करके इमरान खान साहब को मलेशिया भेजा, महातिर उस वक्त रिटायर हो चुके थे, कि उनसे मिलो जाके और उनसे पूछो कि मलेशिया की तरक्की की बुनियाद के 21 बरस में उन्होंने फ़ीकस आमदन को $3000 तक कैसे पहुंचा दिया। मलेशिया के पास कोई वसाइल नहीं थे। मलेशिया रबड़ पैदा करता था और बाद में ईडेबल ऑयल पैदा करने लगा, पाम ऑयल है। बिल्कुल। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी तरक्की उन्होंने क्यों कर ली? तो महातिर का जैसे मिजाज, उन्होंने बड़ी सादा सी बात कही जी। उन्होंने कहा, खान साहब, हमने असेंबलिंग से आगाज किया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें मंगवाते थे, कंप्यूटर और टेलीविजन और वगैरह वगैरह, और फिर हमने स्कूल खोले, फिर हमने कॉलेज खोले, फिर हमने यूनिवर्सिटी खोले, और उसके नतीजे में बतदरीज फिर एक और नुक्ता उन्होंने बयान किया, खान साहब से नहीं, एक टेलीविजन से हमारी हैं जैस्मीन जो टेलीविजन एंकर हैं, उन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया था। उनका सिर्फ सियासत को समझना काफ़ी नहीं होता,
सियासतदान के लिए मईशत को समझना काफ़ी होता है। बिल्कुल। अब बदकिस्मती से हमारी अशराफी ऐसी है जो पिछली सदियों में रह रही है ज़हनी तौर पे, और जिसने जदीद माशरे से हम मांगने में, अभी एक दोस्त से मिलने के लिए गया 2-4 दिन पहले, बहुत सी जरी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। मैंने उनसे कहा ये बंजर ज़मीन है, क्या नहीं, इस पर तो गंदम काश्त होती थी, अब क्यों नहीं होती? बस नहीं होती, ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़राअत की पैदावार मगरब, ये जो हमारा पंजाब है, मशरक़ी पंजाब से ज़्यादा थी 47 में। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? जी। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा बड़ा है जी। इसकी बर्थ $700 बिलियन समझी जाती है जी। लेकिन हम पानी किस तरह इस्तेमाल करते हैं? फ्लड इरिगेशन। जी। दुनिया में कहीं फ्लड इरिगेशन। अगर आप फव्वारों के जरिए पानी दें, जी, वो ड्रिप इरिगेशन बिल्कुल ही दूसरी चीज़ है। तो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, अपनी थोड़ी सी मेरी भी जरी ज़मीन है, कि 10% पानी सर्व होता है, 90% बच रहता है, और अप टिल 40% प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जी। जी। दूसरी वजह यह है, ज़राअत में अब आप देख लें, ज़मीन हमवार नहीं है, लेज़र लेवलिंग नहीं है, चुनाचे कहीं पानी खड़ा रहता है जी, और कहीं ज़्यादा हो जाता है। पेस्टिसाइड्स खालिस नहीं है, खाद और बीज आड़ती से सूद पे लेता है वो आदमी, यानी ज़्यादा कीमत है। जब वो फसल बेचने के लिए जाता है उसे कम प्राइस मिलती है। अच्छे बीज नहीं है, यानी चंद 4-5 साल पहले हम ये देखकर हैरान रह गए कि एग्रीकल्चर रिसर्च का जो सबसे बड़ा अदारा है, वहाँ पे एक हाउसिंग कॉलोनी बनाने का फैसला किया गया। फंड्स नहीं है, और जो अदारे काम कर रहे हैं, जो यूब खां के ज़माने में ज़्यादातर कायम हुए थे, वहाँ पे कोई मेयार नहीं है, मर्जी से तकर्रियाँ होती हैं। तो जनाब रसालत माब का से कौल मंसूब है कि दाना वो है जो अपने असर को समझता हो। आप अपने ज़माने में ज़िंदा रहते हैं, माजी में ज़िंदा नहीं रहते। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तानी मईशत को बुनियादी ज़रूरत तो ये है कि टैक्स कलेक्टर्स ठीक हो, सिविल सर्विस ठीक हो, पुलिस ठीक हो, अदलिया ठीक हो, कि माशरे में बिल्कुल यानी एक ठहराव आए, क्या कहना चाहिए, अमन और इस्तेहकाम, उसी से मईशत बढ़ती है। बिल्कुल। लेकिन जदीद मईशत के लिए जो इंडिया ने ये किया था कि पहले 47-48 के अंदर 10 बड़े अदारे कायम किए थे। तो मतलब ये आईटी के बाद कोर्सेज तो सिर्फ 4 घंटे के होते हैं। आपको जदीद मईशत के साथ हम आहंग करना है, और ये एक दिन में नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये बतदरीज होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये किसी की प्रायोरिटी। मैं हारून साहब इसी से रिलेटेड अगला सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा था कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है, आप साल 2022 देखिए हमारी असम्बलीज के लिए वफाकी और सूबाई कितना सख्त रहा है, और कैसा कैसा खेल चलता रहा है, और सियासी अदम इस्तेहकाम में फिर हमारी मईशत को जो नुकसान पहुंचा, मैं चाहूँगा एक तो उस पर भी आप बात करें। एक चीज़ मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगा, आपने ज़राअत और SMEs और इंडस्ट्रीज़ की बात की, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि खान साहब की जब गवर्नमेंट आई है तो पहले और दूसरे साल में SMEs होल्डर्स बहुत खुश थे, ज़राअत किसान बहुत खुश था। वो किसान जो ज़रई बैंकों का मकरूज़ होता था, उसको एक सुख का सांस आया, छोटी इंडस्ट्रीज़ बहाल हुई, इंपोर्ट महंगी हुई, एक्सपोर्ट बढ़ी, डॉलर मुल्क में आया, बैंक्स की कंप्लाइंस अच्छी हुई, मनी लॉन्ड्रिंग बंद हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि सबको लपेट दिया गया? देखिए, कुछ काम तो अच्छे हुए, मसलन उन्होंने शजरकारी की, जो आमतौर पे झूठ बोला जाता है कि उसमें मुबालगा, उसका इंटरनेशनल अदारे तस्लीम करते हैं। उन्होंने कोरोना से अच्छा फाइट किया, उन्होंने इंडस्ट्री के मसाइल को समझने की कोशिश की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम बहुत तवील अरसे के बाद फिर बूम उसमें आया। बड़ी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ी, हेल्थ कार्ड जारी किया, कुछ चीज़ें तो उन्होंने अच्छी की, कारोबारी तबके के साथ इन टच रहे वो। लेकिन आपका कितना पैसा लोगों को अंदाजा है जिसमें मीडिया बात ही नहीं करता, स्टेट एंटरप्राइज में जाता है 1000 अरब रुपए से ज़्यादा, 67 बिलियन रुपीज़ हमने लूज़ किए सिर्फ PIA में। अगर PIA को 30 साल से हम लिख रहे हैं, फिर PIA को 1 रुपए में बेच दिया जाए, 1 रुपए, जो 1 रुपए के तो नहीं बेचेगी, उस पर जहाज हैं, उसके पास बिल्डिंग्स हैं, जी, तो पाकिस्तान का कुछ खसारा कम हो जाएगा। स्टील मिल, इसी तरह और बहुत सी स्टेट एंटरप्राइज है। प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल, बार बार हम वज़रा से पूछते हैं, वो कहते हैं इसको इम्प्रूव करके बेचेंगे।
वो लोग उसे कैसे इम्प्रूव करेंगे जिन्होंने उसे तबाह किया। जनाब रिसालत आपने फरमाया, हमारे तारीखी तजुर्बा भी यही है, कारोबार हुकूमत का काम नहीं है। बिल्कुल। ये दूसरी बात यह है कि मईशत हमेशा इस्तेहकाम में तरक्की करती है, पॉलिसियों के तसलसल में तरक्की करती है। जब सडनली आपने एक ऐसी हुकूमत को बदल डाला जिसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ठीक हो गई थी, यानी कोरोना के दिनों में तो ठीक नहीं थी, अगर जो उसे अच्छी तरह हैंडल कर लिया गया, तो एक अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। और अदम इस्तेहकाम में क्या हुआ, लोगों ने रुपए घरों में रख लिए, तिजोरी में बंद कर दिए, लॉकर्स में चले गए, या डॉलर खरीद लिए और ज़्यादा प्लाट खरीद लिए, वो इंडस्ट्री में नहीं गए। और बेशतर ने डॉलर खरीद रहे थे। अब मैं कराची से आया हूँ रात को, तो मैंने देखा अब लोग सोना खरीद रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, तो आप जिस तरह मईशत की बात कर रहे हैं, आपने इदारों की बात की, फिर एक फैक्टर ये है कि चूँकि वो बहुत ही गैर महफूज है, यानी मालदार तबका, तो बहुत पैसा जो है 10 साल पहले का अंदाजा था $200 बिलियन, तो मेरा ख्याल अब ये $400 बिलियन हो चुका, जो मुल्क से बाहर चला गया। तो जॉब्स पैसे से पैदा होती हैं ना, तो फैक्ट्री लगेगी उसमें 200-400 आदमी। मिसाल के तौर पे चमालांग एक जगह है बलूचिस्तान में जहाँ कोयले की कानें हैं, तो 10 साल पहले मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ था, 74,000 जॉब्स पैदा हुई थी। तो अगर आप कोई काम करते हैं, लेकिन मैं आपको आज को आप एक अच्छी खबर सुनाता हूँ जो अभी तक मीडिया में नहीं आई। जी जी। 3 ट्रिलियन गैस निकल आई है पाकिस्तान, 3 ट्रिलियन जी, जो इतनी है जो पाकिस्तान की तमाम ज़रूरतें पूरी कर सकती। जी जी। और अगर हम वो लोकल मार्केट में ना बेचना चाहें तो पूरा यूरोप उसका खरीदार है। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत ये चाहती है कि उसका ऐलान इलेक्शन। सर, ये जो भी नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है, एक ज़ख़ीरा नहीं है, बहुत डीजी खान बन्नू में है। ओके। ये अपना सिंध का कौन सा इलाका है जो बिल्कुल ही पंजाब के करीब है, उसमें है। डीजी खान का भी सर आया था शायद, जी, 3-4 जगहों पे है। Got it. सर, इदारों की आपने बात की, इफ़ यू अलाउ मी टू आस्क दिस, इदारों के इतने पैसे बैंक्स में पड़े हैं जिस पे करोड़ों रुपए उनको पर मंथ उनके अकाउंट में गिर जाते हैं। आज अगर ये हुकूमत ये कहती है कि हमारे इदारे खसारे में है, तो सर मैं तो नहीं ये बात मानता। वो इसलिए नहीं, स्टेट एंटरप्राइज खसारे में ही होता है, स्टेट एंटरप्राइज सर, लेकिन अगर मुश्किल वक्त में ये इदारे साथ दें। पूरी तारीखी तजुर्बा ये है कि हुकूमतें कभी कारोबार नहीं कर सकती। कारोबार वो आदमी करता है जिसका नफा नुकसान, जिसका मुस्तकबिल उसके साथ वाबस्ता होता है। आप देखते हैं ये छोटे कारोबारी जो हैं, सुबह सवेरे उठते हैं और रात गए तक काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस आदमी का नफा नुकसान और मुस्तकबिल किसी चीज से वाबस्ता नहीं है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल कम्युनिज्म है ना। अब टिल 87 मुझे चीन जाने का इत्तेफाक हुआ। अब टिल 87 चीन में ऐसी गुर्बत थी, कभी गोभी नहीं मिलती थी, कभी आलू नहीं मिलते थे, कभी ट्रांजिस्टर नहीं मिलता था, कभी घड़ी नहीं मिलती थी। सबसे अच्छी जॉब शंघाई में या बीजिंग में ड्राइवर की समझी जाती थी। वो सारे शहर में घूमता फिरता, कहीं से कोई चीज मिल जाएगी। Exactly. जैसे ही उन्होंने देखिए, कारोबार इंसेंटिव के साथ होता है, यानी जितनी आप मेहनत करें उतना आपको मुआवजा मिले। या हम अपने अदारों में देखते हैं, तो सर जिन अदारों में जज़ा व सज़ा है वहाँ काम के वहाँ लोग ज्यादा दिलजमी से काम। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल गॉट इट। लेकिन ये इदारे अगर इस मुश्किल वक्त में अगर हुकूमत का और आवाम का अगर साथ दें, क्यों साथ दें? क्यों साथ दें भाई? आदमी के लिए कोई इंसेंटिव होता है, कोई अप्रिसिएशन होती है। जब अच्छा काम करने की कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है और बुरा काम करने सर की, ये बात भी सही है। जिंदगी जज़ा और सजा पे है। बिल्कुल। अगर जज़ा देखिए, 95% मुजरमों को सजा मिलती है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं बरतानिया में। स्विट्जरलैंड में ये है 99.9%। जी। पाकिस्तान में ये शर क्या है? सर बहुत कम है, 5%। 5%। बिल्कुल सही। लोग क्यों काम कर रहे हैं? बिल्कुल। सर, साल 2023 कैसा के बारे में भी बताइएगा, क्या आदम इस्तेहकाम खत्म देखिए, होगा? साल 2023 के अनुसार जिस आदमी के बारे में हम उसे जानते ही नहीं है, जो लोग ये समझते हैं कि सियासत अब सियासतदानों के हाथ में है, मेरा ख्याल है वो मुगालते में है। अगर जो सियासतदानों का भी एक रोल है, मीडिया का भी एक रोल है, खेल सियासी जमातों के तसादम की वजह से निकल कर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में जा चुका है। अब फैसले करने में उसका रोल बढ़ गया। जी।
इसलिए कि सियासी जमातों ने अपनी कभी जमहूरी तश्कील की नहीं। भुट्टो बहुत पॉपुलर थे, मगर भुट्टो ही थे ना, या उनका खानदान था, पार्टी तो नहीं थी। जी जी। चुनाचे जब उसमें मुश्किल वक्त आया तो पार्टी उनकी कोई मदद न कर सकी। नवाज शरीफ पॉपुलर थे, काफ़ी पॉपुलर थे, उन्होंने 2/3 अक्सरियत जीती, मगर पार्टी तो नहीं थी, खानदान था ना। एग्जैक्टली। खान साहब की भी पार्टी नहीं है। यानी कुछ लोग हैं कि फैन क्लब है, वोट उनके बहुत हैं, भुट्टो से ज्यादा हैं, लेकिन देखिए पार्टी बहुत ही है जो निचली सतह तक, यानी ये इलाका है जहाँ ये टेक्स सोसाइटी में हम बैठे हैं, ये एरिया है, यहाँ के वर्कर फैसला करेंगे कि एमपीए का टिकट किसको दिया जाए, एमएनए का किसको दिया जाए। बिल्कुल। पार्टी अपने उम्मीदवार का इंतखाब करेगी, वजीर आजम कौन होगा, एमएनए कौन होगा, वजीर आला कौन होगा। दुनिया में यह तमाशा कहीं और भी हुआ है कि उस्मान बुज़दार जैसा आदमी जिसको कोई ड्राइवर और चौकीदार रखना पसंद न करे, उसको वज़ीर आला बना दीजिए। ये अभी आखिरी इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा तो उनका पास कोई जवाब नहीं था। सर साल 2023 में जो है कोई बड़ा चेंज नहीं देख रहे नहीं, आप? चेंज तो इमिनेंट है, चेंज तो लाजमी है। देखिए ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम होगी, जो मेरे ख्याल में कोई अच्छा आइडिया नहीं है, इल्ला ये कि सियासी जमातें उसमें मुत्तफिक हो, और मेरा नहीं ख्याल खान साहब उसमें मुत्तफिक होंगे। तो इसलिए कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत एक ऐसी चीज़ है, जल कैनी के दौर में भी इस पर डिबेट होती, डिबेट ही हुई, फैसला कभी नहीं हुआ जी। तो उस वक्त भी किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा ये एक ऐसी हुकूमत होगी जिसका बाप तो क्या माँ का भी पता नहीं होगा, इसलिए कि हुकूमत तो जिम्मेदारी तो इस्टेब्लिशमेंट की होगी। बिल्कुल। एक आदमी आप कहीं से पकड़ के लें, आपने शब्बरजादी वाला तजर्बा कर लिया ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। शब्बरजादी ये कह के चले गए कि 22,000 आदमी में से 2,000 आदमी काम के हैं, बाकी 20,000 बेकार हैं, यानी या करप्ट हैं या काम नहीं करते। बिल्कुल सही सर। हारून साहब, टेक्नोक्रेट्स मुल्क नहीं चलाया करते, नहीं चलाया करते, बिल्कुल। इंटरेस्ट की भी, और फिर आपने जो एस्टेब्लिशमेंट की बात की सर, मैं तो अक्सर अगर दोस्तों में बैठा हूँ तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर हमारे सियासतदान इतने केपेबल हों और इतने टैलेंटेड हों कि तो फिर ऐसी बातें क्यों हो कि अब सब एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, या वो चला रहे हैं, क्योंकि सैलाब तक तो इनसे कवर नहीं होता सर। मैं आपको अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। मैंने यानी जून से अगर शुमार किया जाए 54 साल पेशा सहाफत में गुजारे जी, और मैंने जो 2-3 बुनियादी चीज़ें सीखी हैं उसमें से एक ये है कि जिस अदारे में मेरिट पे लोगों का इंतखाब किया जाता है वो कामयाब होता है। वो और दूसरी शरात भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप सियासतदानों का इंतखाब इस तरह होगा, बाचा खां, उसका बेटा, उनकी बेगम, उनका फर्जंद, उनका पोता, उनका पड़पोता, मुफ्ती महमूद साहब, उनके फर्जंद, अब्दुल समद चौधरी, उनकी औलाद, शरीफ खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके बेटे, उनकी साहबजादी वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो ये कौन सी जमहूरियत, ये किस तरह? सही बात, बिल्कुल सर आप सही। वैसे मुसलमान माशरे को रवायती जमहूरियत साजगार ही नहीं है, यानी होनी तो जमहूरियत ही चाहिए, आज़ादी ही होनी चाहिए, इसलिए कि आज़ादी ही में इंसानी सलाहियत सही मानों में बरूकार लेकिन बादशाहत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज़ादी डिसिप्लिन चाहती है। बिल्कुल, बेशक। एक बेमहार आज़ादी जो है ना, इकबाल ने कहा था आज़ादी अफकार है इब्लीस की ईजाद। ये सोशल मीडिया पे जो 100% अगर किसी चीज़ पे मुंतबिक होता है जी। आज़ादी जिम्मेदारी एहसास से जिम्मेदारी चाहती है। होता वैसे ये है, तुर्की का तजर्बा है, बहुत से मुल्कों का तजर्बा है, शुरू में आज़ादी अपने साथ गैर जिम्मेदारी का एक तूफान लाती है, फिर माशरे के फ़हीम तबकात का फ़र्ज़ है कि लोगों को डिसिप्लिन की अहमियत समझाएं। बेशक। मन कौन समझाएगा? इनमें से कोई आदमी आपको नज़र आता है? मेरा ये ख्याल है कि ये सब चले जाएंगे रफ्ता रफ्ता। सर रह क्या जाएगा? ऐसे वक्त हैं, रह क्या जाएगा अगर ये सब चले जाएंगे? कोई संभालने वाला भी ये नहीं। कोई सवाल नहीं है। वो इसलिए कि वो दुनिया में लाखों करोड़ों आदमी हैं। ये इमरान खान का लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हम कहते थे वज़ीर आज़म हो जाएगा, तो इमरान खान बन गया ना वज़ीर, लीडर बन गया ना। वो कहते थे ये लीडर इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है। तो ये नहीं है। वो मौलाना मौदूदी ने बड़ा अच्छा फ़िक्र कहा था कि जब कोई आदमी हुक्मरान होता है, जैसे फील्ड मार्शल के ज़माने में कहा था, तो लोग कहते हैं कि इसके बगैर मुल्क चलेगा कैसे,
और जब वो चला जाता तो लोग कहते इसके होते हुए चल कैसे रहा था? चल कैसे रहा था, बिल्कुल से। सर इलेक्शन 2023 में देख रहे हैं या 24 में? देखिए जी, अगर ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत वाला तजर्बा करना चाहते हैं तो फिर तो इलेक्शन 2023 क्या शायद 2024 में भी ना हो, लेकिन मैं ख्याल हो नहीं सकेगा। मुझे जितनी सियासत थोड़ी बहुत मैं इसकी मैकेनिक्स को समझता हूँ, जी। मुश्किल है। 24 में। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत अगर बने भी तो बहुत दिन चलेगी नहीं। ठीक हो गया। और सर महंगाई, अवाम रिलेटेड सवाल तो यही है कि क्या देखिए महंगाई, कुछ चीज़ें तो सस्ती हो गई हैं। ईडेबल ऑयल पिछले दिनों कुछ महंगा हुआ, पिछले 2-3 दिन में। बहरी जहाज़ों के किराए कम हो गए हैं। तेल $83 पे आ गया है, $125 पे। और सर, पेट्रोल कब अजनास की सस्ता होगा? अलबत्ता ये प्रॉब्लम है कि अजनास की कीमतें ज़्यादा हैं। इसमें मैनेजमेंट का भी मसला है, मिडिल मैन का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। जी। मुझे अब्दुल अलीम खान साहब ने, जब वो वज़ीर खुराक थे, तो उन्होंने बताया कि महकमा खुराक का तकरीबन हर एहलकार करोड़पति है। और उन्होंने कहा कि सैकड़ों फ्लोर मिले ऐसी, सैकड़ों, जिनका पहिया कभी हरकत में ही नहीं आया, वो गंदम हुकूमत से रायती कीमत पे लेते हैं और बाजार में बेच देते बेच देते हैं। देखिए हैं। इस जरा करप्शन के साथ तो नहीं हो सकता। सर पेट्रोल की अगर बात करें, क्या सस्ता होगा, कब होगा? पेट्रोल सस्ता हो चुका है, $83 पे है। और हमारे मुल्क गैस में जो है निकल आई है। ऑफ कोर्स गैस का दरियाफ्त हो जाना काफी नहीं होता, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और बिजली में भी कुछ इजाफा होने वाला है। देखिए, एक ये है कि कुछ बैनुल-अक़वामी अवामल हैं जो आपके बस में नहीं है, या ये मुल्की अवामल ऐसे हैं जो आपके बस में नहीं है। मगर मेरा ख्याल है कि अगर एक कदम उठाया जाए, मेरा ख्याल है, मैं कोई हतमी राय नहीं दे रहा, माहिरीन इस पर राय दे सकते हैं, जी। अगर घरों में डॉलर रखने पर पाबंदी लगा दी जाए, जैसे कि थी 91 से पहले, यानी मुझे और आपको डॉलर की क्या जरूरत? बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल हैं सही सर बात है। आप। फिर हालात फिर थोड़े बेहतर। डॉलर की जरूरत है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले को। बेशक। डॉलर की जरूरत है उस तालिब इल्म को जो मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है। एग्जैक्टली। जिसे डॉलर की जरूरत है उसे दिया जाए। अब ये होगा कैसे, ये मैं नहीं कह सकता। ये जो रुपया डॉलर में कन्वर्ट हो गया है, अब तो मैं कराची में 2-3 दिन रहा हूँ तो डॉलर मिल ही नहीं रहा। सर मिल ब्लैक नहीं में है रहा, मार्केट ब्लैक में, में और मिल अच्छे खासे तकरीबन 30-40 रुपए पर डॉलर आपको मार्केट में ब्लैक में मिल रहा है। सर पंजाब की सियासत में कोई हलचल देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब की शर्त तो यही है कि हुकूमत बदली जाए तो वो तशरीफ लाएंगे। 2023 में नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है। लेकिन उनका बात, हाँ मेरा ख्याल है नहीं आएंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उतने कहीं है अपने चौधरी भी। क्या? तो ये हाँ, मुकाबला जरा सख्त है। मुकाबला सख्त है। ठीक हो गया। सर विन विन पोजीशन किसी की नहीं है। लेट्स सी वाला। नहीं, विन विन पोजीशन किसी की नहीं होती। देखिए, हम कहते हैं इत्तफाकन ये वाक़या हो गया। सर बाद में तो मैंने यही कल एक बड़े मुमताज स्कॉलर से मिला तो ही सेड, अंग्रेजी के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा वेयर देयर इज चांस देयर इज नो गॉड, वेयर देयर इज गॉड देयर इज नो चांस। कोई चीज़ इत्तफाकन नहीं होती। सही सही सही। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया बहुत हारून शुक्रिया साहब, सर। बहुत अच्छा Thank लगा, you for बहुत joining मजा आया, बहुत इंफॉर्मेटिव एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई आपके साथ सर।